हेलो माय डियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट। क्लास 12th आज स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग ज्वाइन हो कर सकते हैं। ठीक है, और बोर्ड लेवल की सारी क्वेश्चंस जो भी थियरी होगी सारी डिस्कशन किए जाएंगे। तो जो भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद होंगे। नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हमने क्वेश्चंस इसमें रखे हुए, तो आप भी इसको देख सकते हैं, आपको भी बहुत हद तक फ़ायदे होंगे। तो आइए हम इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में इंट्रोडक्शन टॉपिक आज पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस या जो भी उसके आगे के टॉपिक्स होंगे वो कल को डिस्कस करेंगे। आज इंट्रोडक्शन टॉपिक कवर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। तो इलेक्ट्रोस्टैट बेसिकली चैप्टर्स है। ठीक है, ये वर्ड ही दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आप समझेंगे इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैट है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन सा वर्ड? इसमें आप देख रहे हो, एक इलेक्ट्रो है, दूसरा स्टैट है। इलेक्ट्रोस्टैट, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, एट रेस्ट। ठीक है, एट रेस्ट। और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉन समझे तो आपको क्या दिमाग में आता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज कहे तो चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज के बारे में बताएंगे, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब चार्ज जब रेस्ट में रहेंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सॉरी। तो चार्ज एट रेस्ट, पूरे टॉपिक्स में हम इसी पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको आगे देखते हैं क्या है चार्ज। तो चार्ज को आपने कभी देखा है? तो नहीं, चार्ज को तो देख नहीं सकते। ठीक है, हाँ, चार्ज को फील कर सकते हैं। चार्ज को फील कर सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं? तो आपने ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा। ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो कि जो ये बॉय है ये क्या कर रहा है, अपने हेयर में इस बैलून को रब कर रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है, इस वॉल पे वॉल के कांटेक्ट में लेके आ रहा है। तो ये इसमें वॉल पे क्या हो रहा है, चिपक जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ये वॉल पे चिपक जा रहा है, चिपक गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुछ तो इसमें चार्ज होंगे जिसके कारण ये चिपक रहा है। ये चिपकने के कारण चार्ज है। क्यों चिपकता है, कैसे चिपकता है, हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, दूसरा जो फिगर है इसमें आप देख रहे हो कि जब भी कोई आदमी, कई बार ऐसा होता है कि जब आप जा रहे हो, ठीक है, और डोर को छूते हो तो आपको झटका सा लगता है, करंट सा लगता है। ठीक है, वो कैसे लगता है? तो उसका भी कॉज चार्ज ही होता है। ठीक है, चार्ज के कारण ही अपने को ये फील होता है। तो हम यहाँ पर अपने फील करते हैं, एक इफेक्ट फील होता है, यहाँ पे अपने को झटका सा लगता है, करंट सा लगता है। तो हम ऐसा समझते हैं कि नहीं, यहाँ इसमें एक चार्ज है। ठीक है, करंट है। ठीक है, तो उसी चीज़ को आप फील कर सकते हो, चार्ज को देख नहीं सकते हैं। चलो और भी टॉपिक्स को और भी अच्छा से समझते हैं क्या चीज़ है आगे। तो चार्ज के बारे में आप पढ़ोगे तो चार्ज क्या होता है। चार्ज दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज हम प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं। जो भी प्रोटॉन्स होते हैं तो वहाँ उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। देखो, कोई भी बॉडी है एटम से मिलके बने होंगे। ठीक है, एटम्स होते हैं तो एटम्स में क्या होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होती है, सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस सेंटर में प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा, आप जानते हैं कोई बॉडी है वो न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूट्रल होंगे, एक एटम है तो इनिशियली वो न्यूट्रल होंगे। तो न्यूट्रल का क्या मतलब जानते हैं, जितनी पॉजिटिव चार्ज उतनी निगेटिव चार्ज, उतनी निगेटिव चार्ज। सर इसका मतलब ये है कि एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही
इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, यही होता है, एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत जाना हमने, चार्ज क्या होता है, कहाँ से आएगा, और भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब ये जो चार्ज है, चार्ज का क्या इफेक्ट होता है। चार्ज के बीच आप देखोगे तो कुछ इफेक्ट आपको इफेक्ट आपको दिखेगा। वो इफेक्ट कैसा दिखेगा कि एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है। ठीक है, तो दोनों को एक जगह लेके आओगे तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, एक दूसरे से दूर जाना चाहता है, एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। ठीक है, हाँ, लेकिन सेम नेचर का फोर्स लाते तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाना चाहता है। या फिर आप इसी को ऐसे कर सकते हैं कि पहला चार्ज भी निगेटिव और दूसरा चार्ज भी निगेटिव, दोनों को एक साथ लाना चाहोगे तो ये रिपल करेगा। कहने का मतलब ये है कि दूर जाना चाहेगा, रिपल्सिव फोर्स लाएगा। लेकिन अनलाइक चार्ज लेके आ जाए, ठीक है, अनलाइक चार्ज लेके आ जाए, अनलाइक चार्ज कहने का मतलब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसके बीच फोर्स लगता है, वो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता है, वो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या देखा कि दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों यदि सेम नेचर के होंगे, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो उसके बीच कौन सा फोर्स लाएंगे, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, और दोनों अलग अलग चार्जेज होंगे, अलग अलग नेचर के चार्जेज होंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच कौन सा फोर्स लाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लाएगा। ठीक है, तो चलो इसकी जो टाइप्स होते हैं, अभी आपको बताया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, कैसे क्रिएट करते हैं। देखो, पॉजिटिव चार्ज आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो एक बॉडी है या कोई एटम्स है, एटम पे पॉजिटिव चार्ज, एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा। तो देखोगे आप कि मान लो यहाँ पे इसमें प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर आ सकता है, पर प्रोटॉन बाहर आसानी से नहीं आ सकता है। ठीक है, इसके और भी कारण है, न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं, न्यूक्लियर फोर्स से वो बॉन्डेड होते हैं, जिसके कारण वो बाहर नहीं आ सकता है। पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बॉन्ड होते हैं, और लूजली बॉन्ड होते हैं तो आप इसको ये आराम से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, कई मेथड्स है, तो उस मेथड को आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बता रहे हैं जो चार्जेज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अब ये बताते हैं आपको कि मान लो कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी में 10 पॉजिटिव है और 10 निगेटिव है, इनिशियली तो ये होगा 10 पॉजिटिव और 10 निगेटिव। ठीक है, अब क्या होना है कि मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो, इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर आ सकता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा तो ये कितना, अब 9 ही बचा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो 9 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब निगेटिव 9 बचा और पॉजिटिव 10 बचा। कहना क्या चाह रहे हैं, कोई भी बॉडी है उस पर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा। जिस बॉडी, कोई मान लो एक बॉल है, उस बॉल पर से हमने एक निगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे तो उस बॉल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या निगेटिव चार्ज, देखते हैं। ठीक है, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो रहा कितना, इस पे 9 निगेटिव रहा और पॉजिटिव कितना है, 10 है। तो 9 निगेटिव 9 पॉजिटिव के साथ न्यूट्रलाइज कर लेगा, लेकिन एक पॉजिटिव तो अभी भी बचा रहेगा, एक पॉजिटिव अभी भी बचा रहेगा। इसका मतलब बॉडी पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज हो गए। ठीक है, क्या किया हमने, कोई बॉडी है, बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, कोई बॉडी से इलेक्ट्रॉन को आप निकाल देते हो तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और कोई बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ गया, एक बॉडी से निकला तो दूसरे बॉडी पे मान लो जाता है, तो मान लो ये बॉडी है, पहले कितना था, 10 प्रोटॉन और
10 इलेक्ट्रॉन या 10 पॉजिटिव 10 निगेटिव, ठीक है, 10 पॉजिटिव 10 निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये कितना बन गया, 11 निगेटिव हो गए, 11 निगेटिव हो गए। अब देखते हो 11 निगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, 10 निगेटिव चार्ज 10 पॉजिटिव चार्ज के साथ बैलेंस, लेकिन एक निगेटिव बच गया है, इसका मतलब बॉडी पे क्या हो जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या समझा हम यहाँ से, कि कोई बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, बॉडी पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, लेकिन कोई बॉडी है उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलता है, तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, ये चार्ज होती है। अब चार्ज की एसआई यूनिट की बात करें तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, ठीक है, और भी यूनिट होते हैं इसके, लेकिन अभी हम चार्ज की यूनिट की बताएं तो कूलम होता है। डायमेंशन इसका 80 होता है, डायमेंशन कैसे 80 होता है इसको आप देखो, ठीक है, तो डायमेंशन 80 इस तरह से होता है, आपने पढ़ा है 9th-10th क्लास में पढ़े होंगे कि आई इक्वल टू करेंट इक्वल टू क्यू बाय टी, क्यू बाय टी, ठीक है, तो क्यू इक्वल टू क्या बनेगा, क्यू इक्वल टू बनेगा आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी, आई क्या है यहाँ पर करंट है, करंट कैसा यूनिट एम्पियर, और टाइम का कैपिटल टी, तो क्या बना, ये चार्ज है, चार्ज कैसा यूनिट क्या बना, चार्ज कैसा यूनिट क्या बना, अब देखोगे चार्ज का ऐसा यूनिट क्या बना 80, सॉरी डायमेंशन क्या आया 80, तो डायमेंशन में निकाला तो 80 निकला, ठीक है। अब देखो इन चीज़ों को आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज में लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज में लिखा है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, आपने देखा है ना, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन चला गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा तो उस पर क्या होगा, प्रोटॉन ज़्यादा है या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो बॉडी क्या होगा, निगेटिव निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ था चार्जेस, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टीज बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन उसमें भी पूछा जाता है, नीट वाले क्वेश्चंस में इस पर क्वेश्चंस बना देते हैं वो लोग, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। चार्जेज है, चार्जेज मूव करते हैं लेकिन ये रैंडम मोशंस होते हैं, चार्जेज जो होती है उसके रैंडम मोशंस होते हैं। अब रैंडम मोशंस होते हैं तो स्पेसिफिक डायरेक्शन हुआ नहीं, अब डायरेक्शन नहीं है कोई, तो आप क्या समझोगे इसको, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज का मतलब ही चार्ज है, कोई बॉडी पे चार्ज है, इसका मतलब क्या है, या तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है या उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। अब चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा रखा होता है, कोई बॉडी है उस पर तो या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, अब समझ गए, चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी है, उसका मतलब क्या हुआ, उस बॉडी पे या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। अब दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ठीक है, आप देखोगे चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, क्या मतलब है, देखो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड मास, इसका मतलब ये चीज़ है कि जहाँ भी मान लो एक बॉडी है, बॉडी पे चार्जेज है, बॉडी पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, निगेटिव चार्ज हो, इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg एक इलेक्ट्रॉन की मास होती है। प्रोटॉन भी होते हैं, या यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो उस पर प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे तो प्रोटॉन का भी मास होगा, इसका मतलब चार्ज है तो वहाँ पे मास होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल है उसका मास नहीं है, चार्ज यदि जहाँ भी है तो वहाँ पे मास है। हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि मास है तो चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, क्या कोई बॉडी मास है उसका और चार्ज भी हो, नहीं,
कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ भी चार्ज होंगे वहाँ पर मासेस जरूर होंगे। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, हम देखेंगे भी इस पे क्वेश्चंस। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्या मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज्ड? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब है कि मान लो एक बॉडी है, दूसरा बॉडी है। ठीक है, अब क्या है, इस बॉडी से चार्ज को ट्रांसफ़र इस बॉडी पे कर सकते हो। ठीक है, इस बॉडी से चार्ज की ट्रांसफ़र इस पे कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र करेंगे, चार्ज की ट्रांसफ़र करेंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही मूव करवा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, क्यों? क्योंकि लूजली बॉन्डेड है, मूव करवाएंगे। तो ये क्वांटाइज का मतलब होता है ये या तो एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, आप 10 भेजो, 50 भेजो, हाँ 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा कि हम 2.5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ऐसा नहीं जाएगा। मतलब फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र ऑलवेज इंटीजर में ही होना है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं है कि हम आधा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, आधा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ बताया जाता है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। चार्ज की ट्रांसफ़र जो होगी ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू में होगी। ठीक है, चार्ज की जो ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, वो ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू में होगी। मतलब चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो चार्ज की ट्रांसफ़र होगी एन ई होगी। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? ई होता है। ई की वैल्यू कितना होता है? ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, क्या बताया? जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होती है उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, फिर से बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होती है उसकी मैग्नीट्यूड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना होता है? ई होता है, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलेगा ई का वैल्यू कितना होता है? तो सर ई का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता लगा। और हमने क्या बताया कि जो चार्ज की ट्रांसफ़र होगी, मान लो क्यू चार्ज आता है, क्यू चार्ज जब भी जाएगा वो एन ई के फॉर्म में जाएगा। एन ई मतलब कितना सर? 1 ई चले जाए, 2 ई चले जाए, 3 ई चले जाए, ठीक है, 5 ई चले जाए, 10 ई चले जाए, ठीक है, या फिर ऐसे डॉट 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 एन ई चले जाए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, आप 1 ई ट्रांसफ़र कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो, या फिर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दो। इसलिए हम ऐसे बोलते हैं जब भी चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे, चार्ज की ट्रांसफ़र को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज की ट्रांसफ़र को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज की ट्रांसफ़र हमेशा क्या होगा? एन इंटू ई, हमेशा एन इंटू ई होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर है। एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर है। एन क्यू इक्वल टू क्या है? एन ई। एन क्या है यहाँ पर? इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर या फिर निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। कहने का मतलब है प्लस माइनस एन ई। ठीक है, 1 ई, 2 ई, -1 ई, -2 ई। ठीक है, -1 ई, -2 ई का मतलब क्या हुआ? जैसे चार्ज का क्यू इक्वल टू माइनस ई है, माइनस ई है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र है। क्यों? क्योंकि सर एक इलेक्ट्रॉन है, क्यू इक्वल टू माइनस ही है, इसका मतलब निगेटिव लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर, उस बॉडी पे निगेटिव चार्ज है। कितना चार्ज है? निगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, यदि सीधे Q इक्वल टू ई लिखा रहे हैं या 2E लिखा रहे हैं, इसका मतलब उस बॉडी पे कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वैल्यू कितना होगा? वही 2 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आगे समझ में चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? फिर से बता दूं, चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब ये चीज़ होता है कि चार्ज की ट्रांसफर जब भी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन में कभी भी ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हो चार्ज का। ठीक है, जब भी ट्रांसफर करोगे चार्ज का, हमेशा हमेशा जब भी ट्रांसफर होगा इंटीग्रल वैल्यू में ही ट्रांसफर होगा। एक चार्ज को ट्रांसफर करो, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करो, 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराओ, ठीक है, 20.2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। फ्रैक्शन में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को। फिफ्थ पॉइंट क्या है? आप यहाँ देखोगे, चार्ज इज कंजर्व। जैसे मास कंजर्व रहता है अपने पर, एनर्जी कंजर्व रहता है, आपने देखा है, उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो चार्ज कंजर्व रहता है। कहने का मतलब है चार्ज को न तो आप क्रिएट कर सकते हो न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। होता क्या है, चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ का इलेक्ट्रॉन उस पर चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बना लेंगे ये नहीं कर सकते, या फिर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देंगे ये भी नहीं हो सकता है। चार्ज को कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते। हाँ, चार्ज को ज़रूर हम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का क्या मतलब है कि जब भी हम, जैसे कोई बॉडी है और बॉडी को हम मोशन में लाते हैं, ठीक है, स्पीड में लेके आते हैं, तो उस बॉडी पर जो भी चार्ज हो गए उस चार्ज की वैल्यू कम नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब भी कोई पार्टिकल्स है और पार्टिकल्स को हाई स्पीड से मूव करवाते हैं, उसकी मास वेरी कर जाती है। ठीक है, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन से आप देखते हो, हमने क्या देखा है, E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्क्वायर। तो एनर्जी तो कंजर्व रहता है। यदि हम देखते हैं कि लाइट के स्पीड के अप्रॉक्स हम जब मास को थ्रो करते हैं या उसका स्पीड देते हैं उतना, तो मास वेरी करने लग जाती है। लेकिन चार्ज कभी भी वेरी नहीं करेगी। बॉडी पर जो भी चार्ज होंगे वो चार्जेज हमेशा रहेंगे। ठीक है, इसलिए बोलते चार्ज इज इनवेरिएंट। स्पीड के साथ साथ चार्ज चेंज नहीं हो सकता। तुम स्पीड कितना भी बढ़ा दो घटा दो, जो चार्ज इनिशियल था वही फाइनल चार्ज रहेंगे। ठीक है, वही फाइनल चार्ज रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस था। अब जो चार्जेज हैं चार्जेज कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? ठीक है, चार्जेज कैसे चार्जिंग किया जा सकता है? कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है? ठीक है, हाँ, एक ही ध्यान रखना, चार्ज को न तो बना सकते हैं, हाँ, न ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बट चार्जिंग, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज दे दो, वो बॉडी चार्ज हो गया। तो इसी तरीके से 3 मेथड हम पढ़ेंगे चार्जिंग का, 3 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों मेथड एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम। तो जो पहला मेथड है कोई बॉडी को चार्ज करने का, जो पहला मेथड है उस मेथड को बोलते हैं फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? एक पहला बॉडी है, दूसरा बॉडी है, ठीक है, अब दोनों बॉडी को क्या करेंगे, रब करवाएंगे। ठीक है, दोनों को रब करवाएंगे तो दोनों में फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन जो आएगा तो कोई एक बॉडी ऐसा होता है जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होता है, ठीक है, वो लूजली बॉन्ड क्या करे, जैसे उस पर घिसेगा या फ्रिक्शन लगेगी तो फ्रिक्शन के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस पर से निकल के इस पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो चार्ज का ट्रांसफ़र हो गया। हम तो वही तो कर सकते हैं, चार्ज की ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज की ट्रांसफ़र कर दिए तो इनिशियली ये बॉडी क्या था, ये बॉडी इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं था, मतलब जितना पॉजिटिव था उतना ही निगेटिव था। लेकिन जैसे हमने फ्रिक्शंस अप्लाई किया तो फ्रिक्शंस अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है,
हमें ये चीज़ मिलता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस पर से ट्रांसफ़र हो गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया तो मतलब एक निगेटिव चार्ज आगे, एक निगेटिव चार्ज आगे और एक निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो आप देखोगे कि ये निगेटिव चार्ज बॉडी हो गई और जो दूसरा था ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया ना, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया। क्या बताया, फ्रिक्शन के द्वारा हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं और जैसे बॉडी को रब करोगे तो रब करने से ऐसा होता है, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लूजली बाउंड हो, वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर इस पे आ जाएगा, या इसका इलेक्ट्रॉन यदि लूज रहेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पे जा सकता है, किसी पे जा सकता है। डिपेंड किस पे करेगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मतलब कम फोर्स लग रहा है, किस इलेक्ट्रॉन ना काफ़ी कम लूजली बॉन्ड है, ऐसे समझ सकते हो। कौन सा इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड है, जो जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होगा वो जल्दी ट्रांसफर हो जाएगा। तो मान लो इसका इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होगा तो इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि किसका इलेक्ट्रॉन कितनी लूजली बॉन्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे था। अब हम देखेंगे कुछ अपने पास एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल को देखेंगे। और उसमें ऐसा होता है कि जैसे ग्लास रड ले लो और दूसरा सिल्क ले लो। एक ग्लास रड ले लो और दूसरा सिल्क ले लो। जब दोनों को फ्रिक्शन अप्लाई करोगे या रब करोगे तो रब करने से ये चीज़ होता है कि ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब है कि ग्लास रड का जो इलेक्ट्रॉन था वो लूजली बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग करके इस पे आ गया, इलेक्ट्रॉन इस पर से भाग के इस पे आ गया। अब इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो क्या हो गया, इस पे निगेटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, इलेक्ट्रॉन आ गया तो निगेटिव लेके आया, इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। या ग्लास रड को तुम क्लॉथ ले लो, ठीक है, और भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं, तो आप एक दो याद रख लो, काम इससे तो नहीं हो जाएगा। वुलेन क्लॉथ है, यदि वुलेन क्लॉथ को प्लास्टिक के साथ, एक वुलेन क्लॉथ है, ये सिल्क क्लॉथ है, ध्यान रखना, ये वुलेन क्लॉथ है। वुलेन क्लॉथ को तुम प्लास्टिक के साथ रब करवाओगे तो ऐसा होता है कि वुलेन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब वुलेन क्लॉथ का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लूजली बॉन्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और प्लास्टिक पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो अपने साथ निगेटिव चार्ज लेके जाता है। प्लास्टिक ले लो, अंबर ले लो, रबर ले लो, ये तीनों में से कोई भी तुम वुलेन क्लॉथ के साथ रब करवाओगे, फ्रिक्शन अप्लाई कराओगे, तो वहाँ पे अपने को वुलेन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक, अंबर, रबर इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ड्राई हेयर, ये सबसे कॉमन है ड्राई हेयर। ये कई बार हम लोग अप्लाई भी करते हैं, खास के जब क्लास में होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है, ड्राई हेयर ले लो और ड्राई हेयर को कॉम के साथ, अब मान लो क्लास में कॉम तो होता नहीं है, स्केल होता है। ठीक है, स्केल होता है या फिर पेन होता है। ठीक है, पेन होता है, पेन ले लो, स्केल ले लो या कॉम ले लो। जब ड्राई हेयर के साथ रब करोगे, बाल में तुम इस तरह से रब कर लोगे, ठीक है, और उसके बाद उस पर देखोगे तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, और उस पर स्केल पे नेगेटिव चार्ज आते हैं। देख लो इस फिगर में, इस फिगर में क्या है, ये सिल्क क्लॉथ है, ये ग्लास रड है, इसको रब करवाए। अब रब करवाए, इसको रब करवा रहा है तो सिल्क पे देखो निगेटिव चार्ज आ गया, सिल्क पे निगेटिव चार्ज आ गया और ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, देख रहे हो, ग्लास रड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसमें देख रहे हो, या स्केल ले सकते हो आप, पेन ले सकते हो, बैलून ले सकते हो, ठीक है, कॉम ले सकते हो। इसको क्या करना है, बाल के साथ इसको रब करवाओ, रब करवाओगे, रब करने के बाद आप देखोगे कि ये जो मटेरियल्स है, बैलून या फिर स्केल या फिर पेन, ठीक है, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो बाल पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये पार्टिकल जो शुरुआत में न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं थी, लेकिन जैसे ही रब किया तो रब करने के बाद इस पर चार्ज आ गया, तो चार्ज तो हो गया ना, इसका मतलब क्या है, ये फ्रिक्शन एक मेथड हो गया चार्ज करने का। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रिक्शन के द्वारा हम बॉडी को चार्ज करते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए इसको, क्या है क्वेश्चन, वेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल, ठीक है, पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल। अभी आपने देखा था वुलन क्लॉथ को प्लास्टिक के साथ करते तो प्लास्टिक में क्या आता था, नेगेटिव आता था ना, अभी पढ़े थे। वेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल ए चार्ज ऑफ -2, देखो नेगेटिव आ गया, ए चार्ज ऑफ -2 इंटू 10⁻⁷ कूलम इज डेवलप्ड ऑन पॉलीथीन, पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, वूल पे पॉजिटिव आया होगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर टू द पॉलीथीन। अब देखो इतना चार्ज आया, जब चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया है इस पे, तो नेगेटिव चार्ज आया इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आया है, कोई चीज़ उठ के आया है, इलेक्ट्रॉन के पास मास होती है, तो इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 31 kg ये मासेज होती है एक इलेक्ट्रॉन के पास। अब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आया होगा, देख लो इतने चार्ज आए, तो इतने चार्ज आए तो इसका मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो चेक कर लेते कितना इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, और जितना इलेक्ट्रॉन आया होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का मास है, और जितना इलेक्ट्रॉन मान लो n इलेक्ट्रॉन आएगा, तो n इलेक्ट्रॉन आएगा तो n इंटू एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो n इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, कैसे बताया था ना, इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 10 आएगा, n आएगा, तो n इलेक्ट्रॉन आया, तो एक का मास है 9 पॉइंट इंटू 10⁻31 kg, तो n का मास कितना होगा, n से मल्टीप्लाई कर दो, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को आंसर आ जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है वो तो पता होना चाहिए, ठीक है, तो हम ये पता करते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है। चलो देखते हैं, हमने क्या देखा है कि चार्ज यहाँ पे क्या आया है, चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, और चार्ज ट्रांसफ़र होता है तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई पढ़ा है, Q इक्वल टू एन ई, मतलब जो चार्ज आया वो इसी फॉर्म में आएगा, एन ई के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ई का वैल्यू पता और क्यू का वैल्यू गिवन, तो एन का वैल्यू निकल जाएगा, देखो यहाँ से कितना वैल्यू है, क्यू का वैल्यू दे रखा है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻7, आप निगेटिव लेना चाहते हो तो निगेटिव भी ले सकते हो, तो ई का जो वैल्यू रखेंगे वो भी निगेटिव रखेंगे, मैं दोनों में से दोनों का मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ। तो यहाँ क्यू का वैल्यू रखा 2 इंटू 10⁻⁻7 जो गिवन है, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, क्यू का वैल्यू, क्यू क्या था, कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, इक्वल टू एन इंटू ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू अभी ई ही ले लेते हैं, ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना निकला यहाँ से, एन का वैल्यू निकला 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में ई, ठीक है, ये एन का वैल्यू निकला। आपने क्या देखा, अभी हमने किया था, अभी जो मास की वैल्यू जब निकाल रहे थे तो क्या बोले थे, जो मास आएगा वो मास कितना आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन आया है, जितना इलेक्ट्रॉन आएगा अपने साथ, मान लो n इलेक्ट्रॉन आया, तो n इलेक्ट्रॉन आएगा तो n इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन की मास कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, क्या लिखते हैं, क्या निकाला हमने n का वैल्यू कितना निकाला था, n का वैल्यू निकाला था 2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में ई निकाल लिया था, ठीक है, और मास कितना आएगा, टोटल मास कितना होगा, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है पता है, तो लिख लेते हैं, n का वैल्यू कितना, n का वैल्यू डाल दे, चलो अभी रहने देते, n इंटू
9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। इतना मास आने वाला है, यही बोला है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास विच इज ट्रांसफर टू द पॉलीथीन। तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना मास लेके आएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन अपने को ये वैल्यू निकाल ली यहाँ से, चार्ज अपॉन में ई, क्यू इक्वल टू एन ई फॉर्मूला था, तो क्यू गिवन है, एन निकालना था तो क्यू अपॉन में ई आ गया, ठीक है। यहाँ से मास पता करना है, ठीक है। मास कैसे निकाले कि सर एक इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लो और जितना इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का मास एम ई या फिर 9.1 इंटू 10⁻31 और एन इलेक्ट्रॉन होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब निकालते हैं। तो m का वैल्यू निकल के आया अपने को, n का वैल्यू रखोगे तो कितना 2 इंटू 10⁻7 अपॉन में e और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 11.3 इंटू 10⁻19 कूलम। 11.3 इंटू 10⁻19 कूलम, मैं यहाँ लिख देता हूँ 11.3 इंटू 10⁻19 kg, ठीक है। इतना है 11.3 इंटू 10⁻19 kg, ये अपने को आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या मतलब है सर, इंडक्शन इसमें क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी होता है और दूसरा अनचार्ज बॉडी होता है। दो बॉडी लेते हैं, एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, और एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, नियर लेके जाते हैं, ठीक है। एक चार्ज बॉडी होता है और एक अनचार्ज बॉडी होता है। अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, ठीक है। अब जो चार्ज बॉडी को जैसे ही लेके जाएंगे नज़दीक में तो क्या होगा, अभी आपने जैसे ये पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी को लेके आया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले बॉडी को लेके आया तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा, सारे निगेटिव को अपने पास पास बुला लेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, शुरुआत में पढ़े थे। पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अपने तरफ करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, बाहर की ओर। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें, इसको दूर भेजेगा। तो निगेटिव चार्ज अपने साइड वाले सरफेस पे आ जाएंगे, इस वाले सरफेस पे आ जाएंगे, और जो भी पॉजिटिव चार्ज है दूसरे वाले सरफेस पे आ जाएंगे। अभी भी ये पूरी बॉडी न्यूट्रल है, पर इसमें ना चार्ज क्या हो गया, चार्ज बिल्कुल सेपरेट आउट हो गए। इस सरफेस पे सारे नेगेटिव, इस सरफेस पे सारा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से इस पे चार्ज को सेपरेट कर लिए। अब क्या करते हैं, जैसे ही इस पे चार्ज सेपरेट हो गया, चार्ज जैसे सेपरेट हो गया, ठीक है, चार्ज सेपरेट होने के बाद एक सरफेस को ग्राउंड कर देते हैं, एक सरफेस को ग्राउंड कर देते हैं। अब ग्राउंड करने से क्या होता है, ग्राउंड करने से ये होता है कि जिस सरफेस को ग्राउंड करते हैं वो सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में आ जाता है, ठीक है। इस साइड जो भी चार्ज था इस सरफेस पे, सारा का सारा चार्ज ग्राउंड में आ जाता है। ये ग्राउंड की अपनी कैपेबिलिटी होती है कि सारे चार्ज को क्या करता है अपने तरफ। क्यों ऐसा करता है हम आगे पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम इसको हम देखेंगे क्यों ये चार्ज ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को हम देखेंगे। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। होता है क्या, यहाँ पे निगेटिव चार्ज वाले रड लेके आते हैं। कौन सा चार्ज, एक ऐसा रड है जिसपे क्या है निगेटिव चार्ज है, और ये बॉडी अनचार्ज है। ये बॉडी क्या है, चार्ज है, और ये बॉडी क्या है, अनचार्ज है। कैसे अनचार्ज, जितनी पॉजिटिव उतनी निगेटिव। अब क्या करना है ना, ये बॉडी को इसके नज़दीक लेके आए,
नज़दीक लेके आए तो इसके पास अपने पास निगेटिव है, तो इसका जो पॉजिटिव होगा इसके अंदर सारे पॉजिटिव को अपने पास बुलाएगा, मतलब अपने नियरेस्ट सरफेस पे बुलाएगा। और जैसे ही नियरेस्ट सरफेस पे बुलाएगा सारे के सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, तो बाकी निगेटिव क्या होगा, दूर वाले सरफेस पे होंगे। क्यों दूर वाले सरफेस पे, क्योंकि इस रड के पास निगेटिव चार्ज है और निगेटिव निगेटिव को रिपेल करता है, तो इसके अंदर जो भी निगेटिव है उसको दूर भागेगा। दूर कहाँ आएगा, इस वाले सरफेस पे आ जाएंगे। अब क्या करना है, ये वाली सरफेस को देख रहे हो, ये वाले सरफेस को ग्राउंड कर देना है। एक यहाँ से वायर कनेक्ट करके ग्राउंड में ग्राउंडेड अर्थिंग कर देना है। जैसे ही अर्थिंग करोगे तो जो भी इस पे निगेटिव चार्ज है वो सारा निगेटिव चार्ज क्या होगा, ग्राउंड में चले जाएंगे। देख रहे हो यहाँ पे, अब इसमें निगेटिव चार्ज बचा ही नहीं। अब निगेटिव चार्ज नहीं बचा तो आपने क्या देखा, ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये बॉडी देख रहे हो, अब ये फाइनली इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। बॉडी शुरुआत में अनचार्ज था, अब इस बॉडी पे चार्ज आ गया। ठीक है, फिर से बता दूं तो इसमें ये बताया था कि इस बॉडी के पास इनिशियली चार्ज था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था। नज़दीक लेके आए तो चार्ज सेपरेट हो गया, पॉजिटिव एक साइड हो गए, निगेटिव एक साइड हो गए। अब कोई भी एक सरफेस को हम ग्राउंड कर देंगे, जैसे ही ग्राउंड करेंगे तो जिस सरफेस को ग्राउंड करेंगे तो उस सरफेस का सारा चार्ज ग्राउंड में चल जाएगा। तो मान लो सारा का सारा निगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया, तो बच क्या गया यहाँ पे, पॉजिटिव। तो फाइनली आप इस बॉडी पर देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या था, हमने टच भी नहीं किया है, सिर्फ पास में लेके आए। दूसरे बॉडी जो चार्ज वाली बॉडी थी उसको हम पास में लेके आए, पास में लेके आया तो हमने देखा चार्ज डेवलप हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला में क्या था, कांटेक्ट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही एक ऐसा मेथड है जिसमें बिना कांटेक्ट का भी हम क्या करते हैं, चार्जिंग कर देते हैं, बॉडी को चार्ज कर देते हैं। देख रहे हो, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ लेकिन बॉडी फाइनली क्या हो गया, चार्ज हो गया है। लेकिन आप देखोगे फ्रिक्शन में क्या था, बॉडी कांटेक्ट हुआ, दो बॉडी कांटेक्ट हुआ था, रब करवाए थे। ठीक है, इस तरीके से तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब ही हुआ कि आप इनसे ना कांटेक्ट में लेके नहीं आए, उसके नज़दीक लेके आए। ठीक है, तीसरा मेथड है कंडक्शन। ये कंडक्शन क्या है, ये चार्ज, बॉडी को चार्ज करने का ये तीसरा मेथड है। इसमें क्या होता है, एक चार्ज बॉडी लाते हैं, दूसरा अनचार्ज बॉडी लाते हैं, और एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्ज बॉडी, इसके पास चार्ज है, और ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। देखो ये न्यूट्रल मेटल है, ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। इनिशियली इसके पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। हमने क्या किया, इस रड को इसके कांटेक्ट में लेके आया। अब कांटेक्ट में लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपने तरफ बुलाएगा। तो जो भी निगेटिव चार्ज है इसके तरफ आ जाएंगे, और निगेटिव चार्ज इसमें आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें था वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। क्यों आया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो अट्रैक्ट कर लिया तो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, और इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे तो इसमें तो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन इसका इसमें चला गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी देखो ये बन गया। ठीक है, और इस पर क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पर क्या हुआ, अब इसमें कम पॉजिटिव हो गए। क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन आए तो कुछ इलेक्ट्रॉन अपने, कुछ निगेटिव आए तो कुछ पॉजिटिव के साथ न्यूट्रल हो गया, तो कुछ ही पॉजिटिव बचा है इसमें। पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, अब कुछ ही पॉजिटिव बचा। क्यों बचा, क्योंकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव, कुछ पॉजिटिव को अपने साथ न्यूट्रल कर लिया, तो कुछ ही पॉजिटिव इसके पास बचा। क्या था इसमें, कंडक्शन है। कंडक्शन मतलब मीटिंग, टच करने के बाद मतलब दो बॉडी है, दो बॉडी को कांटेक्ट में लेके आते हैं, तब चार्ज होती है बॉडी। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, एक बॉडी चार्ज होती है, दूसरी बॉडी अनचार्ज होती है। चार्ज वाले बॉडी को अनचार्ज वाले के कांटेक्ट में लेके आते हैं, और कांटेक्ट में लेके आएंगे तो अपने को क्या होता है, जो अनचार्ज बॉडी होती है इसमें जो निगेटिव चार्ज होते हैं ये सब सारा को अट्रैक्ट कर लेता है उसने, और इलेक्ट्रॉन इसका सब चला गया इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन इसका इसमें चला गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया बॉडी।
ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि मान लो 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या है अभी छोड़ो, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स ये होता है एक ऐसा पार्टिकल्स जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज हो। कितना हो? 2 पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स एक ऐसा पार्टिकल्स होती है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज होती है। एक पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस ई, एक नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस ई, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स पे क्या होते हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो चलो 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल पर सेकेंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर है। एक स्फीयर है और इस पे अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, मतलब 2e चार्ज आते हैं। 2e वाला कितने आते हैं? 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स आते हैं। और एक पार्टिकल्स पे 2e चार्ज है तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 10⁻12 इंटू 2e चार्ज। इतने चार्जेज एक सेकेंड में आते हैं। एक सेकेंड में कितना आता है? 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स है और एक अल्फा पार्टिकल्स के पास कितना चार्ज है? 2e। तो टोटल चार्ज कितना आया? इतना चार्ज 10⁻12 इंटू 2e, ठीक है। 10⁻2e चार्जेज एक सेकेंड में आ रहा है। तो पूछ रहा है कि बॉडी पे टोटल चार्ज 2 माइक्रोकूलम हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम इन विच द स्फीयर गेट्स चार्जेज बाय 2 माइक्रोकूलम। तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा, उसमें कितना टाइम लगेगा? जिससे इस पे 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में कि देखो इतने पार्टिकल्स, कितने? 10⁻12 पार्टिकल्स एक सेकेंड में आती है। अब इतने पार्टिकल्स आए, मान लो 10 पार्टिकल्स आए, एक पर चार्ज 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 चार्ज। एक सेकेंड में 20 चार्ज आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है? 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स है, तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 10⁻12 इंटू 2 इंटू ई। इतना चार्ज एक सेकेंड में आती है, ठीक है। तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज आने में कितना लगेगा? तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि 10⁻12 इंटू 2e एक सेकेंड लगता है। इतना चार्ज एक सेकेंड में आता है, ठीक है। तो कितना चार्ज बोलता है? 2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में कितना टाइम लगेगा? तो आप यूनिटरी मेथड से इसको कर सकते हो एक लाइन में। 1 में 10⁻12 इंटू 2 इंटू ई का वैल्यू 1.6। फिर से करते हैं 10⁻12 इंटू 2e एक सेकेंड लगता है इतने चार्ज आने में, ठीक है। तो कितना बोल रहा है? 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आने में कितना लगेगा? तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10⁻, ये 10⁻12 इंटू 2e। इतने चार्ज आने में कितना टाइम लगता है? एक सेकेंड, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? अपने को 2 माइक्रोकूलम चार्ज ना है, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 इतने में कितना टाइम लगेगा? तो कितना हो जाएगा? यूनिटरी लगाओगे तो 1/10⁻12 इंटू 2 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 ठीक है। और ऊपर में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसको तुम सोल्व करोगे तो आएगा 6.5
6.25 सेकेंड, 6.25 सेकेंड। क्या है? अपन 10 to 12 इंटू 2 ही चार्ज 1 सेकेंड में आता है, तो